नमस्कार। नमस्कार। हिंदी है ज़िंदगी फेसबुक समूह के लाइव श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेन्नई से रुचिका अरुण शर्मा आज इस लाइव श्रृंखला में एक कहानी पाठ प्रस्तुत करूंगी और उस कहानी से संबंधित यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई विचार आपके मन में आता है तो आप उसके बारे में यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। और बीच बीच में जो कुछ कमेंट्स आते हैं या जो भी हैं, मैं लाइव प्रस्तुति के बाद आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी। कुछ और साथियों को जुड़ जाने देते हैं पहले। ठीक है, साथी जुड़ते जाएंगे। सर्वप्रथम ऋषि शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे इतना सुंदर मंच प्रदान किया है इस लाइव की कड़ी में जोड़कर, और मुझे अपनी कहानी प्रस्तुत करने का एक मौका भी दिया है। आजकल क्योंकि वैसे मैं मूलतः राजस्थान से हूँ और विवाह उपरांत मुंबई चली गई। मुंबई, हैदराबाद और अब चेन्नई, 3 मेट्रो सिटीज़ में मैं रह चुकी हूँ। और अक्सर सोसाइटीज़ में जो मैं देखती हूँ, बच्चों की समस्या और बुज़ुर्गों की समस्या, क्योंकि अब वातावरण चेंज हो रहा है, महिलाएं भी पढ़ लिख गई हैं, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगी हैं, कमाने लगी हैं। ऐसे में जो आश्रित हैं, या तो बच्चे आश्रित हैं या हमारे घर के बुजुर्ग आश्रित होते हैं, इसको मैंने बहुत करीबी से देखा और अक्सर पाया कि घरों में बच्चों को पालने के लिए समस्या है कि यदि महिला कामकाजी है, निश्चित रूप से बच्चे की देखभाल के लिए एक महिला घर में आवश्यक होती है। और यदि घर में बुजुर्ग हैं तो भी उनकी देखभाल के लिए कोई तो घर में मौजूद होना चाहिए। इस समस्या को जब मैंने देखा और काफ़ी उस पर मनन किया, सोच विचार किया, अक्सर पढ़ी लिखी महिलाओं को मैंने देखा, वेरी हाईली एजुकेटेड, सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं बोलूँगी मैं उनको, वेरी हाईली एजुकेटेड, वो अपने बच्चों के कारण नौकरी नहीं कर पा रही थी, और यदि कुछ महिलाएं कर रही थीं तो उनके बच्चे आयाओं के भरोसे थे। आए दिन कुछ ना कुछ उनके घर में समस्याएं उन बच्चों को लेकर आती थी, और या फिर जो बुजुर्ग थे वो भी आया के भरोसे थे। और निश्चित रूप से आया तो किसी फैमिली मेम्बर की तरह वो उतना नहीं कर सकती है। तो उन छोटी छोटी समस्याओं को देखते हुए और मैंने परिवारों को जब टूटते हुए देखा, और क्योंकि अब मैं पिछले 7 सालों से चेन्नई में रह रही हूँ, जहाँ मैं रह रही थी पीछे
एक वृद्धाश्रम भी बना हुआ था और पास में एक मंदिर है। मैं अक्सर उन वृद्धाश्रम की, क्योंकि मैं सैर के लिए जाती थी सुबह शाम, और वृद्धाश्रम की महिलाओं को मैं अक्सर शाम के समय मंदिर में आते जाते देखती थी। कई बार वे वृद्धाश्रम के बाहर अपना जो खुली जगह थी उसमें बैठी होती थी, प्रसन्नचित भी नज़र आती थी, क्योंकि आपसी वो लोग सहेलियां बन गई थीं। वे अक्सर ऐसी महिलाएं थीं जिनके बेटे बहू या तो कमाने के लिए बाहर चले गए हैं, क्योंकि आजकल सबको फॉरेन कंट्रीज जाने का बहुत क्रेज़ होता है, और हॉस्टल्स तो हैं ही बच्चों के लिए, पुराने काफ़ी समय से ही चल ही रहे हैं। तो जब इन दोनों को मैंने देखा, अपने अपार्टमेंट में भी देखा, कुछ बच्चे आयाओं के भरोसे थे, कुछ बच्चे क्रैश में छोड़े जा रहे थे। जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे देश में भी अब पूरी तरह आने लगा है, खास करके मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी हद तक आ चुका है। बस वहीं से मुझे यह कहानी लिखने का एक प्रेरणा मुझे मिली कि मैं इस कहानी को लिखूं। कहानी का शीर्षक है मुस्कुराती सांझ। पहले मैं आप सबके कमेंट्स एक बार देख लूं, आपका अभिनंदन कर लूं। सुषमा रजनीश जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। विजय लक्ष्मी जांगीर जी बिल्कुल नमस्कार, आपका अभिनंदन है। रेणु मंडल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। ऋषि जी नमस्कार। ठीक है, तो अब मैं कहानी पाठ करती हूँ, जो कि मेरे संग्रह जो रंग दे वो रंगरेज में भी शामिल है यह कहानी, और मेरे मन के बहुत ही करीब है यह कहानी, क्योंकि जो समस्याएं मैंने देखी, उन्हें समझा, उन्हें मनन किया, और उसी के बाद यह कहानी लिखी गई। कहानी का शीर्षक है मुस्कुराती सांझ। पार्क में लाफ्टर क्लब के बुजुर्गों के ठहाके रोज सुबह शाम सैर करने वालों को अक्सर आकर्षित करते। युवा वर्ग अपनी नौकरी व परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त, उन्हें कहाँ फुर्सत कि वे इकट्ठे बैठें और गपशप करें, ठहाके लगाएं। किसी को हाई बीपी तो किसी को ब्लड शुगर, कहीं स्ट्रेस तो कहीं एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की शिकायत। जैसे तैसे समय निकालकर कभी सवेरे तो कभी सांझ सैर को आते। एक दूसरे को देख मुस्कुराना भी समय की बर्बादी करना सा महसूस होता। शायद डर था कि कहीं कोई मुस्कुराते ही बातचीत न करने लग जाए, दफ्तर में देरी हो जाएगी या फिर सैर का समय व्यर्थ चला जाएगा। 2 पीढ़ियों में यह अंतर, और तीसरी पीढ़ी तो बेचारी स्कूल के बस्ते के बोझ तले ही दबी पड़ी है। इस बीच रह गया एक और वर्ग, महिलाएं, जिनमें से कुछ नौकरी पेशा कामकाजी महिलाएं और कुछ गृहिणियां। महिलाओं को कहाँ इन खुले पार्क बाग बगीचों में ठंडी ताज़ा हवा खाने की फुर्सत है। कुछ तो चूल्हे चौके से बाहर ही नहीं आ पाती हैं, और कुछ दफ्तर के एसी केबिन में बंद बैठी रहती हैं। उन्हें क्या खबर कब सुबह हुई व कब सांझ ढली। बड़े शहरों में अब तो कंक्रीट में बंद हवा में हर तरफ यही दृश्य, यही माहौल देखने को मिलता है। हर कोई जैसे एक रेस में दौड़ रहा है, आपस में एक होड़ सी लगी है। ऐसे में बुजुर्गों का लाफ्टर समूह सबसे ज्यादा किस्मत वाला नजर आता। ऐसे ही एक समूह के पुरुष व महिला सभी सदस्यों ने मिलकर उसका नामकरण कर दिया मुस्कुराती सांझ। जब वे सब आपस में मिलते तो अपने सारे दुख दर्द भूलकर एक दूसरे को देख मुस्कुराते ही नजर आते। मुस्कुराती सांझ के सदस्यों को देख एक आस बंधती कि भविष्य में जब युवा वर्ग की अपनी पारिवारिक व अन्य जिम्मेदारियां पूरी होंगी तो शायद ये दिन उन्हें भी नसीब होंगे। आज मुस्कुराते सांझ में एक नए जोड़े का आगमन हुआ
रामनाथ जी एवं उनकी पत्नी लीला देवी। असल में वे यहाँ रहने के लिए अपने गांव का घर बेचकर आए हैं। बुढ़ापा आने लगा है तो अब शारीरिक तकलीफ भी बढ़ने लगी। ऐसे में गांव में अकेले रहना उन्होंने उचित नहीं समझा। इसीलिए बेटे के कहने से गांव का घर बेचकर शहर में एक कमरे का फ्लैट ले लिया है, ताकि नौकरी वाले बेटे बहू यदा कदा उनकी संभाल कर सके। समूह में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, लेकिन कुछ दिनों से मुस्कुराती सांझ में कुछ सन्नाटा सा छाया हुआ है। जहां ठहाके गूंजा करते थे वहां अब उदासी व कभी कभी आंसुओं ने अपने पैर पसार लिए हैं। दरअसल समूह के शर्मा जी पिछले हफ्ते ही अपने आंसुओं को छिपाते हुए मुस्कुरा रहे थे, किंतु अन्य सदस्य झट से मुस्कुराहट के पीछे छुपी उलझन को भांप गए। पूछने पर मालूम हुआ कि उनके बेटे बहू नई नौकरी का अच्छा ऑफर मिलने के कारण विदेश जा रहे हैं और उनकी सार संभाल चलती रहे, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना रहे हैं। समूह के लोग उनकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए थे। शर्मा जी की स्वयं की रुलाई भी रोके न रुकती थी। उनकी पत्नी रो रो कर कह रही थी, क्या यह दिन देखने के लिए हमने अपने बच्चों को रात दिन एक कर पाला है? बड़े मौका परस्त हो गए आजकल के बच्चे। पूरा समूह उनकी स्थिति को अपने आने वाले कल में देखने लगा था और काफ़ी हद तक उनका सोचना ठीक भी था, क्योंकि सिर्फ शर्मा जी ही नहीं, अब गांव से आए रामनाथ जी के बेटे बहू भी कहने लगे थे, रोज रोज माँ पिताजी की बीमारी और आजकल नौकरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए माँ पिताजी को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए तो अच्छा है। रामनाथ जी ने कड़ाई से इसका विरोध किया तो बेटे ने भी कड़े स्वर में कह दिया, हमने अपने दोनों बच्चे स्वयं अकेले पाल पोस कर बड़े किए हैं, तब कहीं जाकर अब अपने लिए कुछ समय निकाल पाते हैं। अब हमारे सुख चैन के दिन आए हैं तो क्या आपकी सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दें? बेटे की बात सुन रामनाथ जी की आंखें अपने अंतस में भरे सैलाब को रोक न पाईं और वे सांझ ढलने का रास्ता करने लगे, देखने लगे। मुस्कुराती ही सांझ ही उनका एकमात्र सहारा था, जहां वे अपने मन का बोझ हल्का कर लेते और उन्हें भी वृद्धाश्रम जाने की चिंता खाए जा रही थी। एक्सक्यूज मी। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है भल्ला साहब, यदि आप मदद कर सके तो। अपने ठहाकों को न रोक पाने वाले वसीम भाई ने आज न चाहते हुए भी मुझे मन से उधार रुपए मांगे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने रुपए चाहिए वसीम भाई? भल्ला ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ 5,000 रुपये। सिर्फ 5,000? और आप इतना सकुचा रहे हैं? मैं शाम को ही आपको देता हूँ। वैसे इतने कम रुपए आपको उधार लेने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? आप तो 6 माह पहले ही रिटायर हुए हैं, अभी तो पेंशन भी आ रही होगी। क्या बताऊं भल्ला साहब, पेंशन के रुपए मासिक नहीं आते। बेटे के कहने पर मैंने एक बार में ही सारा रुपया ले लिया। आप तो जानते ही हैं मेरा बेटा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसने मेरे पेंशन के रुपए भी म्यूचुअल फंड में जमा करा दिए। कहने लगा, आपको ज़रूरत ही क्या है, अब खाना पीना तो घर में ही होता है, आपको हाथ में रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी बेटी है जिसका विवाह कम उम्र में कर दिया था। अपनी छोटी सी नौकरी से मैं सिर्फ घर खर्च ही चला पाने में सक्षम था, सो उसे आर्थिक रूप से ठीक ठाक से परिवार में ब्याह दिया। सोचा बेटा कमाएगा तब इस कमी की पूर्ति कर देंगे, लेकिन अब तो हम स्वयं ही उस पर निर्भर हैं। अपने हाथ में तो कुछ रखा नहीं। वक्त रहते सोचा होता तो शायद ये बुरे दिन ना आते। कल रात बेगम तकिए के गिलाफ में मुंह छुपाकर रोने लगी तो इतना कह वसीम भाई भी फपक कर रो पड़े थे। ऐसे रोएगा तो हम फिर किस मर्ज की दवा हैं? मुस्कुरा ओए मुस्कुरा, हमारे क्लब का नाम ना खराब कर, भल्ला ने कहा
और सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। भल्ला सबके सामने तो ठहाका लगा रहे थे, किंतु घर आकर अकेले में अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद कर आंखें डबडबा आईं। इकलौते बेटे ने विवाहोपरांत अपना घर अलग करने का फैसला जब सुनाया तो मिसेज भल्ला सारी रात आंसू बहाती रहीं। उसकी खुशी के लिए तो घर अलग कर लिया, किंतु पोते से दूरी के दुख को वे बर्दाश्त न कर पाईं। अपने हाथों से 10 साल पाल पोस कर बड़ा किया था पोते को। उसके मासूम चेहरे में अपने बेटे को देखा करती थी मिसेज भल्ला। बेटे के अलग होने के 1 हफ्ते बाद हार्ट अटैक से कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। समूह में अपने चुटकुलों से सभी को खूब हंसाने वाले मिस्टर भल्ला के जीवन में बहुत पहले से एकाकीपन घर कर गया था। जब कभी कुक के हाथ का खाना पसंद न आता तो मिसेज भल्ला के हाथ से बनी पनीर बटर मसाला का स्वाद याद आ जाता, जिसे खाकर वे उंगलियां चाटते रह जाते थे और अनायास ही उनकी उंगलियां मुंह की तरफ बढ़ गईं। लेकिन मन बहुत अशांत था। आज उनके पुराने जख्म हरे हो उठे थे। मुस्कुराती सांझ का सारा दर्द जैसे उनके सीने में समा गया था। कुछ तो करना होगा, आखिर क्यों ये सब? और नहीं। 2-3 दिन तक भल्ला साहब मुस्कुराती सांझ में नजर नहीं आए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना जाने क्या हुआ। हमें उन्हें घर जाकर संभालना चाहिए, रामनाथ जी घबराए हुए स्वर में बोले। हाँ, क्यों नहीं। और सभी मिलकर भल्ला साहब के घर पहुंच गए। दरवाजे पर ताला देख उनकी संदेहास्पद नजरें एक दूसरे को ताकने लगी। उन्हें किसी अनिष्ट की आहट सुनाई देने लगी थी। खैर, क्या किया जा सकता था। आज शाम मुस्कुराती सांझ कुछ उदास गमगीन था। अरे वो देखो, भल्ला आ रहा है, रामनाथ जी चहक कर बोले। वसीम भाई तेज गति से आगे जाकर भल्ला तक पहुंच गए और गले लगाकर बोले, कहाँ चला गया था बिन बताए? कितनी फिक्र हुई हमें तेरी। सब ठीक ठाक तो है ना? अरे फिक्र की क्या बात, सब ठीक ही तो करना है। एक विचार कई दिनों से दिमाग में सैर सपाटा करने लगा है, कुछ नया करने का विचार। वो क्या? रीता बहन बोली। वो हम सभी के बीच एक राज रहेगा, लेकिन हम सब मिलजुल कर इस कार्य को अंजाम देंगे। भल्ला जी ने अपनी योजना सभी को बताई और सभी ने सहर्ष उसे कार्यान्वित करने की हामी भर दी। फिर क्या था, सभी ने भल्ला जी के घर बैठकर योजना के अनुरूप जिम्मेदारियां बांटी और उसे अंजाम देने के लिए जी जान से जुट गए। लगभग 6 महीने की दौड़ धूप के बाद सबके चेहरे पर युवाओं से ज़्यादा तेज था। भल्ला साहब सबसे अधिक प्रसन्न नजर आ रहे थे। भल्ला साहब अपने आसपास के इलाके में सभी घरों, सुपरमार्केट्स एवं दुकानों में निमंत्रण पत्र देने गए। अगले हफ्ते हमारे मनोरंजन स्थल मुस्कुराती सांझ भवन का उद्घाटन है, आप जरूर पधारिए। पार्क में? मिस सविता ने पूछा। नहीं जी, हमने एक घर लिया है, आप पधारिए, आपको वहाँ आकर अच्छा लगेगा। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। जी जरूर। भल्ला साहब जहाँ भी गए बस निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी योजना को राज ही रखा। अगले शनिवार मुस्कुराती सांझ मनोरंजन स्थल को रंगीन फर्रियों व गुब्बारों से सजाया गया था। आसपास के लोग सज धज कर वहाँ आने लगे थे। सभी के मन में उत्सुकता थी कि आखिर भल्ला साहब ने क्या किया है। बच्चे तो भवन में रखे खिलौनों व पुस्तकों में व्यस्त हो गए। जब सभी वहाँ एकत्र हो गए तो वसीम भाई ने माइक उठाकर उद्घोषणा करना शुरू किया। आज मुस्कुराती सांझ भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भवन का उद्देश्य मुस्कुराहट बांटना है। यह मुस्कुराती सांझ के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे। सप्ताह के 6 दिन हम यह स्थल
बच्चों के जन्मदिन की पार्टी के लिए किराए पर देंगे। सारी व्यवस्था मुस्कुराती सांझ समूह के सदस्य करेंगे और आपको कुछ तय राशि बच्चे के जन्म दिवस के नाम पर यहाँ जमा करवानी होगी। बीच में एक पुरुष ने बात करते हुए पूछा, तो क्या आपने नया व्यवसाय शुरू किया है, जन्मदिन की पार्टी मैनेजमेंट का? आप पूरी योजना तो सुनिए पहले, रामनाथ जी ने माइक लेते हुए कहा। यदि आप लोगों के घरों में कोई बुजुर्ग हो जो हमारे समूह से जुड़ना चाहें तो उनका भी स्वागत है। इस तरह से हम अपने आप को काम में व्यस्त रख सकते हैं और यदि कोई नौकरी पेशा माता अपने बच्चों की यहाँ देख रेख के लिए छोड़ना चाहे तो हम डे केयर की सुविधा भी देंगे। दिन भर तो हम खाली ही रहते हैं, आपके बच्चे हमारे नाती पोतों जैसे ही तो हैं। उन्हें हमारे समूह की महिलाओं से अच्छी देखरेख मिलेगी और सभी का भरपूर प्यार भी। भवन में जोरदार तालियां गूंजने लगी थी। बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू किया है आपने इस उम्र में। यह व्यवसाय नहीं जी, सप्ताह के एक दिन हम यह भवन अनाथालय के बच्चों के लिए खुला रखेंगे ताकि इस भवन में रखे खिलौनों, किताबों और यहाँ बगीचे में लगे झूलों व हमारे द्वारा की गई पार्टी का वे लुत्फ उठा सकें, ताकि उनके जीवन में भी एक सांझ मुस्कुराती सी हो। इस एक दिन का खर्च हम बाकी 6 दिन की गई जन्म दिवस की पार्टियों से हुई आमदनी से उठाएंगे। इस नेक शुरुआत के लिए हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। अब से आप सभी युवा अपने बच्चों के जन्मदिन पार्टी के लिए निश्चिंत हो जाएं। यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दें। तभी मेहमानों में उपस्थित एक महिला ने माइक लेकर मुस्कुराती सांझ समूह का धन्यवाद देते हुए कहा, आज हमें बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। हम महिलाएं नौकरी करने जाती हैं, पूरे दिन बच्चों की चिंता खाई जाती है, काम में मन भी नहीं लगता। अब आपने यह सुविधा शुरू की है तो हम इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। दूसरी महिला ने माइक थामते हुए कहा, आज संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं। असल में तो बुजुर्ग हर घर परिवार में एक बरगद की छांव की तरह है। न जाने क्यों आपसे सामंजस्य न बैठने से परिवार टूट रहे हैं। कहीं बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तो कहीं नौकरों के भरोसे। यही हाल बुजुर्गों का भी है। हॉस्टल की जगह वृद्धाश्रम ने ले ली है, लेकिन अब बच्चों व बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान मुस्कुराती सांझ ने कर दिया। एक्सक्यूज मी। सभी मुस्कुराती सांझ के इस आयोजन से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। उस इलाके के सुपरमार्केट व दुकान वालों ने मिलकर हफ्ते में एक बार अनाथ बच्चों की पार्टी पर आने वाले खर्च को बांट लिया था। हर महीने इस खर्च को हम उठाएंगे भल्ला साहब, इस बहाने कुछ धर्म ही होगा। अंत में बात उठी कि इस भवन के किराए भाड़े की व्यवस्था कैसे होगी। यह भवन किराए पर नहीं है, मुस्कुराती सांझ ने इसे खरीद लिया है। क्या? लेकिन इसके लिए रुपयों का इंतजाम कैसे हुआ? भल्ला साहब का दिल बहुत बड़ा है। इस भवन के लिए भल्ला साहब ने अपने गांव का घर बेच दिया है। इनके रहने के लिए यहाँ शहर का एक घर काफ़ी है। और मेरा बेटा वो तो खूब कमा रहा है। बरसों पहले घर अलग करके रहने लग गया था। पिताजी की अंतिम निशानी गांव का घर बेचकर मैंने यहाँ यह छोटा सा घर ले लिया। जब तक जीवित हूँ यहीं सेवा करता रहूँगा। भवन में सभी युवा और बुजुर्ग मुस्कुराती सांझ समूह के हौसलों की दाद दे रहे थे। कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों के जन्मदिन की पार्टी के लिए भवन बुक भी कर दिया था। तो यह थी कहानी मुस्कुराती सांझ। जब हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है, परिवारों की जो व्यवस्था है, संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, जहाँ महिलाएं नौकरियों के लिए अब जाने लगी है, तो घर के बुजुर्ग भी मैंने जो शहरों में देखा साथ रहना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि उन पर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वे ये चाहते हैं कि हम अब बुज़ुर्ग हो गए, हमने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, अब हम भी आराम की ज़िंदगी जिए। वे भी ऐसा चाहते हैं कि बहू हमारी सेवा करे। लेकिन अब क्योंकि महिलाएं पढ़ गई हैं, नौकरियां करने लगी हैं, तो वह मुश्किल सा हो गया है। इसमें गलती मैं किसी की नहीं बोलूँगी, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मुख्य बात यही है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और परिस्थितियां बदलने से ही जो पारिवारिक व्यवस्था है वह थोड़ी सी चरमराने लगी है। जो वर्किंग विमेन हैं वे अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज देती हैं या आयाओं के भरोसे पलते हैं, वही बुजुर्गों का भी यही हाल है। जैसा कि मैंने बताया कि अपने अपार्टमेंट के पीछे मैंने वृद्धाश्रम देखा था, वहाँ की महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं को देखा था वे किस तरह से रहती हैं। कई बार उनके चेहरे मुस्कुराते थे जब वो अच्छी, यहाँ पे सिल्क साड़ी को पट्टू साड़ी बोलते हैं, पट्टू साड़ी पहन के मंदिर जाया करती थी, बड़ी सज धज के, बालों में मोगरे का गजरा या कली कुछ लगा के, तो किसी फेस्टिव उस पर तो बहुत अच्छी हंसती खिलखिलाती नज़र आती थी। पर कई बार वही चेहरे जब बैठे होते थे उदास भी नज़र आते थे। निश्चित रूप से उनकी अपनी परेशानियां भी होंगी। तो बस वहीं से यह विचार मेरे मन में आया कि वर्किंग वीमेन के लिए बड़ी समस्या है कि हम बच्चों को कहाँ छोड़ें। कहीं बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कहीं माँ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अच्छी पढ़ी लिखी जो अच्छी तनख्वाह भी ले रही होती लाखों में, वे अपनी नौकरियां छोड़ के उन बच्चों के कारण घर बैठती हैं, क्योंकि घर में संभालने वाला कोई नहीं। तो बस वहीं से यह विचार मेरे मन में आया कि शायद ये बुज़ुर्ग और ये बच्चे दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हैं। जब पेरेंट्स जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, निश्चित रूप से बेटा बहू तो, या अगर गृहिणी भी है तो वो घर के काम में व्यस्त रहती है, और अगर नौकरी वाली है तो उसे दफ्तर जाना पड़ता है, तो वह बुज़ुर्गों को समय नहीं दे सकती। लेकिन बुज़ुर्ग क्या करें? अपने पोते पोतियों से अगर वो मिक्सअप होके रहते हैं, परिवार में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छा तो वही है। पर जो वो आजकल हो नहीं पा रहा है, ऐसे में बुजुर्ग भी अकेले हैं और बच्चे भी अकेले से पड़ जाते हैं। तो वहीं से ये मिलान करने का जो विचार मेरे मन में आया कि शायद ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। यदि ऐसा हो जाए कि कोई भवन ऐसा बन जाए जहाँ पर बुजुर्ग निस्वार्थ भाव से सेवा करें, उनका अच्छा टाइम पास हो जाए, ये जो फालतू का इधर उधर बैठे, इधर दूसरे की बातें बनाएं या अपनी परेशानियों में ही उलझे रहें, निश्चित रूप से उनके मानसिक, उम्र के साथ तो मानसिक स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ता ही है, पर इस तरह से दोहरा फ़र्क पड़ता है और वे जीना भूल जाते हैं। इसकी बजाय वे किसी क्रिएटिव काम में लग जाएं, और क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके परिवार में सामंजस्य है, जो भी सेवा देना चाहे वो वहाँ पर आके सेवा दे, और जो भी बच्चों को वहाँ, जिनके घरों में समस्या है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, वे अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ दें। तो किसी अच्छे लेवल पे बच्चों को भी सुरक्षा मिलेगी और बुजुर्गों को भी टाइम पास के लिए अच्छा काम मिल जाएगा, उनका मन भी लगा रहेगा। और क्योंकि बुजुर्ग लोग धर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मैं कहूँगी कि इससे बड़ा अच्छा धर्म कुछ है नहीं कि आप अनाथ आश्रम के बच्चों को भी एक दिन ऐसे भवन में एंजॉय करने के लिए दे दें। उनको ये सब उनको नहीं देखने मिलता है। तो बस इसी विचार को मंथन करके मैंने यह कहानी लिखी थी, मुस्कुराती सांझ। एक बार आपके कमेंट्स में देख लेती हूँ जी। सिमरन जी, यस, बुजुर्गों के मन को समझना बहुत ज़रूरी है। असली में सभी को एक दूसरे के मन को समझना ज़रूरी है। यदि हम एक दूसरे के मन के भाव समझें, उन भावों की इज्जत करें, तो निश्चित रूप से परिवार में सामंजस्य बनेगा। लेकिन अब इतना पेशेंस आजकल किसी में रहा नहीं, उतना पेशेंस किसी में रहा नहीं। हर कोई अपने अपने आप को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। दरअसल पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारे बच्चे, इसमें मैं बच्चों को भी, बेटे बहू जो मैं यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, उनको भी दोष नहीं दूंगी,
क्योंकि पेरेंट्स स्वयं ही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, तरक्की करें। पहले जैसा लाइफस्टाइल अब रहा भी नहीं है। अब यदि परिवार में 4 मेहमान आ जाएं, कोई एक मेहमान परिवार आ जाए, तो सबसे पहले पेरेंट्स को चिंता लगती है कि अरे हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, 4 दिन के लिए आ गए, डिस्टर्बेंस होगा घर में। कई बार मेरे मन में विचार आता है, ऐसा कैसा पढ़ना लिखा है, इतना क्या पढ़ना लिखा है कि कोई 4 दिन के लिए हमारे घर आए तो हम सोचते हैं बच्चों को डिस्टर्ब हुआ। लेकिन एक्चुअली वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ गई है इतनी ज़्यादा कि हर कोई सोचता है हम अपना टाइम दूसरों के लिए क्यों खर्च करें। हमारे बच्चों को इतने क्लासेस लगा रखे हैं बच्चों का। निश्चित रूप से एक कोई फैमिली गेस्ट बन के हमारे घर में जब चाहे आ जाए तो बच्चों की क्लासेस भी डिस्टर्ब होती हैं और फ़र्क पड़ता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि कल बच्चे का ये काम था और फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि अरे मैं तो भूल गई, गेस्ट आ गए, मैं उनमें बिज़ी हो गई। तो ये एक बहुत साधारण सी आम समस्या है। और अब जो है कोई उस समस्या को अपने सर पे लेना नहीं चाहता है, बस अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उसी में लगे हुए हैं। बच्चे आगे तो बढ़ जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, कमा लेते हैं, और एक जो बड़ा सा एक उद्देश्य है, बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजेंगे, डॉलर्स में वो कमा के लेंगे, नाम भी होता है कि मेरा बच्चा फला फला देश में है। तो असली में तो वो पेरेंट्स का ही शुरू में होता है, लेकिन वो तब तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो मेरा बच्चा उस विदेश में है, लेकिन उसके साथ समस्याएं भी आती हैं। पेरेंट्स अकेले भी तो पड़ जाते हैं। तो बस ऐसी ही समस्याओं को देख के मेरे मन में, मैंने बोला ना 3 बड़े शहरों में मैं रही और हर जगह वो कॉमन समस्या थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर की समस्या है। तो ये विचार मेरे मन में आया और मैंने ये कहानी मुस्कुराती सांझ लिख दी। जी, अंधी दौड़ है अलका जी, बिल्कुल सही बात है। वी हैव टू मूव बैक, कभी तो हमें वापस मुड़ना ही पड़ेगा। एक बार उस रेस को ख़त्म हो जाने देते हैं, और जब उस रेस का रिजल्ट आता है धीरे धीरे लोग पीछे मुड़ भी रहे हैं। जी, समय बदल रहा है, सामाजिक समस्याओं के समाधान भी निकल रहे हैं, पर समय तो लगेगा ही। बिल्कुल सही बात है सुषमा जी। हाँ ऋषि जी, बिल्कुल बेवजह की भागम भागे, पर क्या करें, अगर एक जना भागता है तो दूसरे को साथ में भागना भी तो पड़ता है। जो नहीं भागेगा वो पीछे रह जाएगा। दौड़ के बाद वही रिजल्ट है विजय लक्ष्मी जी, वही तो मैंने लिखा दौड़ के बाद कि जो बुजुर्ग लोग हैं वे अकेले हैं, बच्चे हैं वे अकेले हैं। बच्चों को कम उम्र में हॉस्टल में, इवन मैंने अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों को भी देखा है कि वो जो लेडीज़ हैं शादी के बाद में कुछ अपना बिजनेस कर रही हैं या वो नौकरी करती हैं और बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं। जैसे खुद बॉम्बे में रह रहे हैं और बड़े शान से कहते भी हैं हमारा बच्चा तो मद्रास हॉस्टल में रहता है। ये बिल्कुल जब मेरी नई शादी हुई थी, बड़ा आश्चर्य हुआ था मुझे वो देखकर कि जब मैंने पूछा पढ़ाई क्या कर रहा है बच्चा, तो वो शायद 7th या 8th क्लास में था कि मुझे लगा शायद इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर रहा होगा, क्योंकि मद्रास मतलब ये साउथ एरिया को वो लोग मद्रास बोलते हैं। तो ज़रूर कुछ इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा होगा, इसलिए गया होगा साउथ में, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे हैं। लेकिन जब ये पता लगा कि शायद वो 7th 8th में था, तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि इतने कम बच्चे को हॉस्टल में भेजना इतने कम उम्र में, और मज़े से माता पिता दोनों, जबकि जॉइंट फैमिली भी थी। मैं ये भी कहूँगी वो फैमिली जॉइंट फैमिली थी। ये सबसे पहला किस्सा था जो मैंने देखा और मुझे दिमाग में आया कि क्यों बच्चे को हॉस्टल भेजा होगा। लेकिन मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष के रिश्तेदार थे, मैं पूछ नहीं पाई कि आपने ऐसा क्यों किया। मुझे अच्छा नहीं लगा वो पूछना कि कहीं उन्हें बुरा लगेगा, पर शायद वो उनका कहीं अपना एम्बिशन था कि मैं कुछ करूं। और बड़े शान से उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा तो मद्रास हॉस्टल में पढ़ता है बच्चा। तो आज हम वृद्धाश्रम की बुराई तो करते हैं कि बच्चे माँ बाप को संभाल नहीं रहे हैं, खुद फॉरेन कंट्री चले जाते हैं या घर में नहीं रखते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। लेकिन पहले तो हॉस्टल ही आए थे, वृद्धाश्रम तो बाद में आए हैं। तो बस वही सब जो अपने आसपास देखा, मंथन किया, विचार किया, और अंत में जब अपने घर के पीछे ही वृद्धाश्रम देख लिया और रोज़ देखा सुबह शाम सैर पे जाते हुए, तो उनको देखती थी, उनके चेहरे के भाव पढ़ती थी आते जाते, और वहीं से बस विचार आया और मैंने ये कहानी लिखी।
ऋषि जी कह रहे हैं जिनमें विचार करने की जरूरत, वहाँ व्यक्ति भ्रम व दिखावे के कारण गई प्रदर्शित करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी रिश्तों में मात्र एक दिखावा ही रह गया है, और जितनी सुख सुविधाएं हम लोग अपने घरों में रखते हैं, हकीकत है ये कि उन सुख सुविधाओं को हम लोग यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। उन सुख सुविधाओं को, टीवी है घर में, हर घर में दो दो टीवी तो होंगे, मतलब साधारण है अभी ये, लेकिन टीवी हम लोग चलाते ही नहीं है। टीवी पे कार्यक्रम क्या आता है हमको पता ही नहीं होता है। जी सुषमा जी, एक असुरक्षा की भावना घर कर गई है कि यदि मैंने ना कमाया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ये असुरक्षा है, लेकिन ये आज की ज़रूरत भी है। जिसके पास पैसे नहीं है, क्या उसको लोग मदद करेंगे? कोई नहीं करेगा। पहले रिश्ते नाते, भाई बंधु एक दूसरे के बच्चों को पाल देते थे, परिवार पाल देते थे। अब वो ज़माना गया, अब सबको अपना अपना इंतजाम करना है। तो इसलिए मैं नई पीढ़ी को भी गलत नहीं बोलूँगी। यहाँ पर समय की मांग है, ये अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि पहले वाली पारिवारिक व्यवस्था नहीं रही है अब। पहले घरों में खेती बाड़ी या कोई एक कॉमन बिजनेस होता था, 3-4 भाई होते थे, सब लोग मिलकर उसको संभालते थे, और यदि उसमें से कोई एक भाई पिछड़ जाए किसी कारण से, तो वो 3 भाई मिलके उस एक का परिवार पाल देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब अपना अपना परिवार, क्योंकि बिजनेस भी नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी नौकरियां होती हैं, और अगर बिजनेस है तो उसमें सबका अपना अपना हिस्सा होता है। तो अब वो व्यवस्था नहीं रही है, इसलिए जो पिछड़ गया वो सचमुच पिछड़ ही जाएगा। तो उनका डरना भी वाजिब है। तो यहाँ दोषी कोई नहीं है। जो ज़माना बदला है, जो फ़र्क आया है धीरे धीरे करके, उसी का ये रिज़ल्ट है। अब रिज़ल्ट है तो मेरे मन में समाधान भी आ गया कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, किसी के घर में सामंजस्य नहीं बैठता है, पर वो इंसान कहीं और तो जाके बोलना चाहता है, किसी और से तो मिक्सअप होना चाहता है ना। तो इस तरह से यदि समूह बना दिया जाए, जब मिलजुल के काम किया जाए, और तो वो निश्चित रूप से सफल काम होगा भी सही। और शायद मैं देखूं कि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई वृद्धाश्रम, मुस्कुराती सांझ भवन जैसा कोई भवन बन गया है भी सही शहरों में, कि कई जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने घर में ही क्रैश जैसा कुछ खोल देते हैं। पति पत्नी मिलके आसपास के कोई 2-3 बच्चे या 4 बच्चे जो महिलाएं वहाँ पर छोड़ती हैं और वो पालते हैं, पर वो कोई एक परिवार का होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कई लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन यदि कई लोग मिलकर करें इस तरह का काम, तो निश्चित रूप से उनका मन भी लगेगा और वो एक बोझ सा नहीं लगेगा। जी अलका जी, समाज का बदलाव परिदृश्य है और कुछ नहीं जी। वो बस देखने में ही अच्छा लगता है, अच्छा तो नहीं है। बस वो एक ऊपरी दिखावा है कि ये वही ये सब अच्छा चल रहा है, सुख सुविधाएं हैं, इतनी कमाई है, बच्चे ऊंचे स्कूल में पढ़ते हैं, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। वो सारे कंपटीशन में सब रहेंगे वैसे ही एक जैसे ही फिर भी। जी लाजमी है आगे जाना विजय लक्ष्मी जी, मगर लौटने की खातिर। जी लौट के आए हैं ना, अभी कोरोना टाइम में देखिए कैसे लौट के आए हैं। वंदे भारत फ्लाइट करनी पड़ी उनके लिए शुरू, वो तड़प गए घर आने के लिए। कुछ किस्से ऐसे भी देखने को मिले कि जो बेटे बहू कई सालों से विदेश में बस गए थे, एक तरह से जाकर अपने पेरेंट्स को शायद इतने सालों में मिले भी नहीं, और यदि कभी आए भी सही तो उन्हें अब यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। और हमारे भारत में तो आप लोग सब देखते ही हैं क्या हाल है। वो चमचमाती सड़कें नहीं हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, वॉशरूम्स हर कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह भीड़ भाड़ मिलेगी, हरियाली नहीं मिलेगी, बहुत सारी। अगर आप दोनों किसी डेवलप्ड कंट्री को और हिंदुस्तान को कंपेयर करेंगे तो वो फ़र्क तो नज़र आता है। तो जब वो लोग हिंदुस्तान में आते हैं उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि आप अगर किसी साफ़ सुथरी जगह पे रहने के आदी हो जाए और उसके बाद थोड़ा कम लेवल पे आना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है। तो लेकिन जो कोरोना का टाइम आया, कितने लोगों की नौकरियां चली गई
और वे लोग फॉरेन कंट्री से वापस जो अपने पेरेंट्स का घर था उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। और क्योंकि नौकरी है नहीं, वहाँ के खर्चे वो लोग उठा नहीं पा रहे थे, इससे तो अपने घर चलो वो लोग तड़प गए हिंदुस्तान आने के लिए। तो जिसको मौका मिला वे वंदे भारत जो फ्लाइट हुई उससे आ भी पाए, और अब जैसा भी था अच्छा तो उनको वो लगना ही पड़ेगा, अब अपना घर तो अपना घर ही है। तो ठीक है, 8:45 बज गए हैं, 45 मिनट्स इज ओवर। ऋषि जी एक और कहानी पढ़ूं, कोई छोटी कहानी? ठीक है, मैं एक छोटी सी एक और कहानी का पाठ कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि मुस्कुराती सांझ पर तो काफ़ी डिस्कशन भी हो गया। एक और कहानी है तस्वीर का दूसरा रुख। यह भी मुंबई पर बेस्ड कहानी है, क्योंकि मुंबई निवासी रही हूँ तो काफ़ी कुछ देखा, जो फ़र्क समझा उसके हिसाब से मैंने कहानियाँ भी लिखी। तस्वीर का दूसरा रुख दो बहनों की कज़िन सिस्टर्स की कहानी है कि वो बॉम्बे के लिए जो लोग सोच लेते हैं, जैसा मैंने भी सोचा था शादी के पहले, कि काफ़ी ग्लैमरस लाइफ होती है, बड़ा शहर है, फिल्मी दुनिया है और बड़ी मॉडर्न सिटी है। इस तरह से जो एक ख्वाब हम लोग बुन लेते हैं जिसने बॉम्बे पहले देखा नहीं है। और जो शो बिज़नेस में लोग हैं उनको जब देखते हैं तो मन में एक हलचल सी तो होती है कि हम भी काश वहाँ पर हों। फिल्मी दुनिया के नाम से और शो बिज़नेस में तो वैसे भी लोग बड़े हाई फाई लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। बस उसी पर बेस्ड ये कहानी है दो कज़िन सिस्टर्स की, तस्वीर का दूसरा रुख। आज जैसे ही फेसबुक खोला तो देखा मेरी चचेरी बहन श्वेता ने नए फ़ोटो अपलोड किए हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी कितनी सुंदर दिखती है श्वेता, और उसकी नित नई पोशाक तो सब डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाई हुई लगती है। तस्वीरों को जूम करते हुए मैं पहुंच गई बरसों पीछे, जब हम दोनों कंवारी थी। हर छुट्टियों में वह अपने ननिहाल यानी मेरी दादी के घर आती और मैं अपने ददीहाल। हम दोनों साथ साथ खेलते कूदते और खूब शैतानियाँ करते, लेकिन हाँ, तब उसका रहन सहन गांव की लड़कियों की तरह देसी होता था। वह तो पूरी छुट्टियां बड़े मज़े से बिताती और दूसरी तरफ मेरी माँ मुझे गर्मी की छुट्टियों में भी कुछ न कुछ पढ़ाई ही करवाती रहती, जो मुझे मन ही मन एक कैद समान लगती। इस तरह हम दोनों जवानी की दहलीज पर चढ़ गई थी। वह अपने माता पिता के साथ छोटे से कस्बे में रहती थी। उसे न तो पढ़ने लिखने में कोई खास रुचि थी और न ही कोई अन्य खूबी, लेकिन दिखने में बड़ी सुंदर। ऊपर से बस बीए करके आराम की जिंदगी जी रही थी। सारा दिन सोती और टीवी पर सास बहू के धारावाहिक देखती। हाँ, उन धारावाहिकों के माध्यम से उसे नए फैशन व रहन सहन का पूरा ज्ञान हो गया था। उसके विपरीत मैं शहर में रहकर अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके नौकरी करने लगी थी। श्वेता और मेरी दोनों की ही सगाई की बातें शुरू हो चुकी थी। मैं मन ही मन सोचती शादी करूं तो किसी इंजीनियर से और बड़े शहर में, ताकि मेरी भी नौकरी अच्छी हो जाए। महानगरों में नौकरी के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। अपनी मंशा पापा को बताकर मैं मेरी वर्तमान नौकरी में व्यस्त थी कि एक दिन पापा ने मुंबई में एक अच्छा लड़का देखकर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरा मन आसमां में खुले परिंदे समान मुंबई की चमक दमक समेटे सड़कों पर सफ़र करने लगा था। 2 महीने बीते, फिर चट मंगनी और पट ब्याह। संयुक्त परिवार में विवाह कर मैं बहुत प्रसन्न थी। अभी कुछ दिन बीते और मेरे पति का मुंबई से तबादला हो गया और हम पहुंच गए गुजरात के एक छोटे से शहर में। अपना घर छोड़ते हुए हृदय विदीर्ण हो रहा था, लेकिन क्या करती, मजबूरीवश मुंबई छोड़ना पड़ा। एक छोटे बच्चे के साथ नई जगह पर सेटल होने में शुरुआत में बड़ी तकलीफ हुई। अब न तो छोटे शहर में नौकरी थी और न ही बच्चे को कोई संभालने वाला। मुंबई में तो हम संयुक्त परिवार में रहते थे, तो घर के बड़े सारी जिम्मेदारियां उठा लेते थे।
यहाँ गुजरात में आकर बस समझिए कि वक्त से समझौता कर लिया और व्यथित मन से सदा के लिए नौकरी के ख्वाब हवा कर दिए। मन में एक कसक हमेशा के लिए घर कर गई थी, क्या सोचा था और क्या पाया। उधर इसी बीच श्वेता की सगाई भी मुंबई में ही हो गई और उसके पति शो बिजनेस में। लड़का देखने में खूबसूरत और फैशन परस्त, सो श्वेता की सुंदरता और रहन सहन देखकर यह रिश्ता हुआ। अब तो जैसे श्वेता को पर लग गए। विवाह पश्चात कुछ ही महीनों में वह मुंबई के रंग ढंग में रंग गई। आए दिन फेसबुक पर मैं उसकी तस्वीरें देखती और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती और सोचती, क्या किस्मत है श्वेता की। उसका पति मस्त मौला आए दिन ये पार्टी वो पार्टी, और उन पार्टियों में दोनों बने ठने घूमते हैं। शायद ही श्वेता ने कभी अपनी एक ही ड्रेस 2 बार पहनी हो। हर दिन नई ड्रेस और फिर फेसबुक पर नई फोटो। वैसे तो वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, किंतु कहीं मन के दूसरे कोने में ईर्ष्या भी होती, क्योंकि पढ़ाई न लिखाई, फिर भी विवाह उपरांत उसकी मॉडल्स जैसी जिंदगी। भला कौन लड़की रश्क न करे ऐसी किस्मत पर। दूसरी तरफ मैं पढ़ लिख कर छोटे से शहर में, पति भी इतने पढ़ाकू कि पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं, ना तो कोई सोशल सर्किल और ना ही कोई शौक। सच पूछो तो एक बार कोई नया सलवार कुर्ता खरीदती तो 6 महीने तक अलमारी में बंद रखा रहता, और कभी भूले भटके बेचारे को बाहर की हवा लगती तो फिर अगले 6 महीना अलमारी में कैद रहता। पूरा दिन घर में बैठी रहती, बस मैं, मेरा पति और बच्चा। ऐसा महसूस होता जैसे ख्वाबों का आईना छन्न से टूट गया और आवाज़ भी किसी को सुनाई न दी। माँ कहा करती थी कि पढ़ लिख कर अच्छी हो जाएगी तो ज़िंदगी पड़ी है मौज करने को, खूब घूमना फिरना और तरह तरह के कपड़े पहनना, लेकिन टूटे आईने की किरचें समेटे न सिमटती, सो अपनी किस्मत को खूब कोसती। कभी कभी पति पर खींच भी उठती और गुस्से में कहती, इतनी पढ़ लिख कर काम वाली बाइयों की ज़िंदगी जी रही हूँ, कहीं बाहर जाऊँ तो अच्छे कपड़े पहनूँ ना, घर में तो वही घिसे पिटे ही पहनूंगी। क्या फ़ायदा इतने पढ़े लिखे होने का। मुझसे तो अच्छी तो श्वेता रही, शादी के पहले भी मौज और शादी के बाद भी ज़िंदगी के मज़े उड़ा रही है। एक बार तो मेरे पति ने कहा, क्यों कुड़ कर अपना खून जलाती हो, घर में अच्छे कपड़े पहना करो ना, नौकर चाकर रखो, ठाठ से रहो, हमें कोई आर्थिक परेशानी तो है नहीं। मुझे उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक भी लगी, लेकिन मुंह बनाते हुए मैंने बोला, और सारा काम नौकर ही करें तो मैं क्या करूं घर में खाली बैठकर। तुम्हें तो मेरे लिए समय नहीं कि 2 पल भी पास बैठकर बात करो। घर के काम का ही सहारा है कि समय व्यतीत हो जाता है। शायद उन्होंने मेरी बात का प्रत्युत्तर देना ठीक नहीं समझा, इसलिए कमरे से बाहर चले गए। जब जब मैं श्वेता की तस्वीरें फेसबुक पर देखती, अपने पति को ज़रूर दिखाती और कहती, देखिए ना कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, सारे रंग फपते हैं उस पर। वे भी उसकी तस्वीरें देख बस मुस्कुरा देते, लेकिन एक बात ज़रूर मुझे समझाते हुए बोले, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, हम भला दूसरों से क्यों अपनी तुलना करें। ऐसा चलते कुछ 5 वर्ष बीत गए और आज जब मैंने फिर से उसकी तस्वीरें फेसबुक पर देखी तो मेरे मन में वही तुलनात्मक भाव उमड़ने लगे। मन के किसी कोने में उसके प्रति चिढ़ भी घर करने लगी थी। कई बार सोचती उसकी तस्वीरें न देखा करूं, खाम मेरा मन अशांत हो जाता है, लेकिन मन था कि देखे बिना भी न मानता। कई बार चिढ़ के मारे मैं उसकी तस्वीर पर कोई कमेंट भी ना करती, कभी तो ऐसे ही सोचती कि उसे अनफ्रेंड ही कर दूं। बस यूं ही जिंदगी की रेल छुक छुक चल रही थी कि मुंबई से मेरे पति के चचेरे भाई के विवाह का निमंत्रण आया, सो मुझे उसमें जाना था। जैसे ही मैंने श्वेता को बताया कि हम मुंबई आ रहे हैं तो उसने मुझे बहुत जोर देकर कहा, दीदी 2 दिन मेरे घर के लिए एक्स्ट्रा लेकर आना, यहीं साथ में रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने पहले तो ना नुकर की, किंतु अब उसने ज़्यादा जोर दिया तो मैंने भी 2 दिन उसके घर रहने का प्लान बना लिया। शादी से निपटकर मैं श्वेता के घर चली गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मेरे स्वागत में उसने कोई कमी न छोड़ी। उसका घर व रहन सहन देखकर मेरी तो जैसे आंखें चुंधिया ही गई।
घर का हर सामान अच्छे ब्रांड का था। साफ सफाई के लिए दोनों समय आने वाली मेड एवं खाना बनाने के लिए कुक, ताकि उसके पति के क्लाइंट आएँ तो घर भी चमाचम और श्वेता भी। मैं भी मन ही मन सोचने लगी, वाह क्या ठाठ हैं श्वेता के, कहाँ ये और कहाँ मैं। सब किस्मत का ही तो खेल है। इतनी पढ़ लिख कर भी मैं सारे दिन काम वाली बाई की तरह रहती हूँ और यह है परियों की तरह। एक्सक्यूज मी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पति नहीं दिखाई दिए क्या? वे इस वक्त मुंबई में नहीं? यही हैं, मुंबई में ही, लेकिन कल रात वे किसी पार्टी में गए थे, आते ही होंगे। उसने रूखा सा जवाब दिया। नाश्ता खाना सब निपटा कर वह बोली, दीदी शाम को एक म्यूजिकल शो है, उसमें चलोगी? मैं तो अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में जाती ही रहती हूँ, पर आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आप कहें तो मैं मेरे पति से कहकर पास मंगवा लूँ। मैंने खुश होकर हामी भर दी, किंतु अगले ही पल सोचने लगी, क्या मेरे पास इसकी बराबरी के कपड़े होंगे शो में पहनने के लिए? सो मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया, श्वेता लेकिन मेरे पास शो में पहनने के लिए वह साड़ी ही है जो मैं शादी में पहनने के लिए लाई थी। वह कहने लगी, तो इसमें क्या हुआ दीदी, हम तो शो देखने जा रहे हैं ना, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? और शादी में पहनने के लिए लाई है तो अच्छी ही होगी वह साड़ी। इतना कह वह मुस्कुरा दी। शाम होते ही हम तैयार हो गए और उसके पति ने ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज दी। हम दोनों शान शौकत के साथ शो में पहुँचे। शो के लिए ऑडिटोरियम में पहुँचते ही जब मेरी नज़र उसके पति पर पड़ी तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था और पूरी सज धज के साथ अपने इर्द गिर्द लड़कियों से घिरा हुआ था। मैंने पूछा, श्वेता ये लड़कियां कौन हैं? वह कहने लगी, इनके साथ की मॉडल्स हैं। चलिए दीदी हम दूसरी तरफ चलते हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके पति के बारे में और कुछ देखूं और जान सकूं। लेकिन मुझे देखकर बहुत बुरा लगा कि जहां शो में सबसे आगे की सीट पर श्वेता और हम बैठे थे, वहीं दूसरी जगह उसका पति किसी मॉडल के साथ बैठा था। कई लोग उस मॉडल को ही श्वेता समझकर नमस्ते या हेलो हाय कर रहे थे और उस मॉडल को भी कोई झिझक नहीं, बड़े आराम से उसके पति के साथ इस तरह से बैठी थी जैसे उसकी पत्नी हो। खैर हम लोग गाड़ी से घर को रवाना हुए। मुझसे रहा न गया, तो मैंने श्वेता को रास्ते में पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम्हारे पति के साथ गैर लड़कियां इतनी घुलती मिलती हैं? एक बार तो वह चुप रह गई, लेकिन थोड़ी ही देर में गहरी सांस भरकर बोली, क्या बुरा मानना दीदी, ये तो इस बिजनेस के लोगों में बहुत ही आम सी बात है। शुरू में तो बहुत बुरा लगता था और हर वक्त अपने पति के साथ ऑफिस जाने की जिद भी करती थी, ताकि जहाँ मेरी जगह है वहाँ सिर्फ मेरा ही हक हो। लेकिन कब तक, 24 घंटे तो मैं साथ नहीं रह सकती ना। और फिर ये सब पुरुष पर भी निर्भर करता है, वह किसे साथ रखे और किसे नहीं। अपनी आंखों के सामने लड़कियों को अपने पति से नज़दीक आते देखती तो दिल जलकर राख हो जाता था। सो अब साथ में आना बंद कर दिया। वैसे भी अब तो एक बेटा भी है, सो उसके स्कूल के मुताबिक अपना रूटीन रखना पड़ता है, इसलिए हर वक्त पति के साथ रहना संभव भी नहीं। हाँ, कभी कोई खास बिजनेस मीटिंग हो और मेरे पति कहें तो साथ चली जाती हूँ। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो आई थी, जिन्हें उसने दूसरी तरफ मुंह कर रुमाल से पोंछने की कोशिश की। मैं उसके मन में छिपे दर्द को उसके चेहरे के भावों में आसानी से पढ़ रही थी। सो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तो फेसबुक पर तुम्हारी इतनी मुस्कुराती तस्वीरें अपने पति के साथ, वो? तो वो हंसकर कहने लगी, वो क्या, मैंने अपने पति को छोड़ थोड़ी दिया और ना ही तलाक लिया। आज भी पत्नी का दर्जा तो मेरा है। जब कभी साथ होती हूँ खूब फ़ोटो खींचते हैं मेरे उनके साथ, तो फेसबुक पर क्यों ना लगाऊं? वैसे भी फेसबुक पर क्या कोई अपनी ज़िंदगी की हकीकत दिखाता है? वह तो सिर्फ दिखावा ही होता है। जैसे घर का ड्राइंग रूम, घर के अंदर भले ही किचन फैला हो, लेकिन ड्राइंग रूम तो हम साफ ही रखते हैं, ताकि कोई मेहमान अचानक से आ भी जाए तो घर देखने में बुरा ना लगे।
बस मैं अपनी फेसबुक वॉल भी ऐसे ही मेंटेन करती हूँ। मन के अंदर भले ही कुछ भी हो, मेरी फेसबुक वॉल हमेशा सजी रहे। कोई घर का झगड़ा तो फेसबुक पर नहीं डालेगा ना। उसकी बातें सुन और चेहरे पर दुख की लकीरें देख मेरी आंखें पनीली सी होने लगी थीं। तभी वह बोली, कहाँ दीदी, मैं आपको यह सब बताकर दुखी कर रही हूँ। जाने दीजिए अपनी अपनी किस्मत पर। और बताइए जीजू कैसे हैं? मैंने कहा, बहुत पढ़ाकू किस्म के हैं। ना जाने उन्हें इस एक ही ज़िंदगी में क्या क्या करना है। हर दिन कुछ नया सीखना है। ना तो तुम्हारी तरह कोई मौज मस्ती और ना ही कोई सैर सपाटा। मेरी बात सुनकर वह बोली, दीदी सैर सपाटे रोज़ रोज़ मन को नहीं भाते। पति पत्नी का रिश्ता नीरस सा होने लगता है। घर तो घर जैसा ही होना चाहिए, ना कि होटल की तरह। जीजू बिल्कुल सही एवं मेहनती इंसान है। सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है, तभी आपको ऐसे जीजू मिले। बड़ी किस्मत वाली हैं आप। मैंने कहा, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि तुम बड़ी किस्मत वाली हो। वह बोली, दीदी दिखावे की ज़िंदगी कोई कितने दिन जी सकता है भला। ड्राइंग रूम का शो पीस बनकर रहने से अच्छा सही मायने में प्यार वफा की ज़िंदगी हो, जहाँ रियलिटी हो, एक दूसरे के लिए एहसास हो, जहाँ एक दूसरे की बातें सुनने में अच्छी लगें। हर बात ऐसी न लगे कि सोचना पड़े यह बनावट है या हकीकत। मैं उसकी बातें सुनकर हतप्रभ सी रह गई थी। और आज मुझे फेसबुक वॉल पर लगी उसकी तस्वीरों का दूसरा रुख दिखाई दे रहा था। मुझे समझ न आया कि मैं उसे क्या कहूँ, और मैं वापस अपने घर आने के लिए अपना सूटकेस पैक करने लगी। लेकिन मन के उस कोने में जहाँ श्वेता के लिए चिढ़ और जलन थी, अब प्यार उमड़ आया था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, बेवजह अपनी बहन के लिए तुलनात्मक भाव लेकर मन में चिढ़ जमा किए जा रही थी और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को परेशानी में डाल रही थी, जबकि हकीकत तो कुछ और ही निकली। मन कुछ भारी सा हो गया था। उसके घर से रवाना होते हुए मुँह से सिर्फ इतना ही निकला, इस छुट्टी हमारे घर आ जाना श्वेता, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ रहकर, और जब चाहो फ़ोन पर बात भी ज़रूर करना। उसके चेहरे पर 2.5 इंच की खिली हुई मुस्कान देख मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा था। तो ये थी कहानी तस्वीर का दूसरा रुख। मुंबई के चकाचौंध फिल्मी दुनिया, शो बिजनेस, और एक तरफ डॉक्टर इंजीनियर महिला यदि किसी कारणवश छोटे शहर में चली जाए और उसे नौकरी करने ना मिले और सिर्फ घर में ही रहना हो 24 घंटे, कोई सोशलाइजेशन नहीं, वो क्या फील करती है। हम कैसे एक दूसरे को सिर्फ फेसबुक पे देख के या किसी और सोशल ओकेजन पे देख के तुलना करके स्वयं को जब दुखी करते हैं, और हकीकत जब जानेंगे तो कुछ और ही निकलता है। थैंक यू पवित्रा अग्रवाल मैम, आप लिख रही हैं सुंदर। जी अलका जी, आपको कहानी अच्छी लगी, आपका बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया है। मैंने जानबूझकर मुस्कुराती सांस थोड़ी लंबी कहानी ली थी, मुझे लगा कि पूरा 1 घंटा उसमें निकल जाएगा, पर ठीक है, दूसरी कहानी भी पढ़ दी। तो ऋषि जी, अब क्या कहते हैं, अभी विदा लूँ? सुमित्रा जी आप बोल रही हैं सुंदर कहानी, आपका बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। जी अलका जी, फेसबुक की हकीकत, बिल्कुल फेसबुक या एनी सोशल मीडिया, कोई भी, चाहे फेसबुक नहीं था तो सोशल गैदरिंग जो दूसरी होती थी, उसमें जब सज धज के महिलाएं आती हैं, हम सोचते हैं कि शायद दूसरी वाली हमसे ज़्यादा सुखी है, और कुछ ना कुछ समस्या तो कहीं ना कहीं होती ही है जो नज़र नहीं आती है जब तक कि हम उससे बहुत हकीकत में बातचीत ना करें।
जी सुषमा जी, पति का साथ दिखना कितना अनिवार्य है आज भी समाज में। बिल्कुल, अगर देखिए उसमें कुछ मैं बुराई भी नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर आपकी फैमिली है तो उसमें आपसी सामंजस्य होना भी चाहिए कि या तो रिश्ता चाहे तलाक लेके या सेपरेट होके कैसे भी अगर अलग है तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अलग है तो अलग है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट इट शुड बी क्लियर, अगर पति है तो फिर वो पति की तरह बिहेव भी तो करना चाहिए ना। तो ठीक है, लेकिन वो भी एक समाज का एक दूसरा रूप है कि इस तरह का होता है, जो चमक दमक की लाइफ है या शो ऑफ वाली लाइफ है, कि ठीक है पत्नी को पत्नी का दर्जा तो मिला हुआ है, वो पत्नी है, लेकिन फिर भी आप शो ऑफ करने के लिए भी लड़कियों को साथ में रखते हैं, या जैसे अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं उसी तरह से वो उनको एक शो ऑफ करने का तरीका है। तो निश्चित रूप से पत्नी को दुख तो होगा। वो अलग बात है कि वो कहती है कि पत्नी का दर्जा तो मेरा ही रहेगा, लेकिन शी फील्स बैड, उसको दुख तो होगा। तो ऋषि जी, अब मैं विदा लेती हूँ। आप सभी जो इस लाइव प्रस्तुति में आए, उपस्थित रहे, आपने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरी कहानियों के लिए समय दिया, मैं आप सबके आभारी हूँ। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदगी हिंदी है जिंदगी समूह का आभार। नमस्कार।